सभी को नमस्ते। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लगातार आप लोग के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, सारे बच्चों के साथ यूपी में कनेक्ट कर रहे हैं वेबिनार्स के द्वारा। तो आज हम लोग आप लोग से जो कनेक्शन कर रहे हैं इस वेबिनार में, आज का वेबिनार जो है वो है नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के ऊपर। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीतू देवी जो हमें ज्वाइन कर रही हैं यहाँ लखनऊ से। Good morning, Dr. Neetu. Good morning, Ravi ji. Thank you for joining in. Thank you for inviting me and giving me opportunity to share the interesting topic about nursing and paramedical to all the students. Thank you so much. So before starting today, I just want to give a little brief introduction. मैं बताना चाहूँगा कि नीतू जी जो है वो वर्क कर रही हैं as nursing consultant यहाँ यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के साथ, और उन्होंने अपना बीएससी, एमएससी और पीएचडी किया हुआ है नर्सिंग में हैदराबाद से। और उनके पास 13 सालों का रिच वर्क एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में, नर्सिंग की फील्ड में। और वो बहुत एक्टिवली क्योंकि डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही हैं, वो यूपी के अलग अलग राज्यों में भ्रमण करती रहती हैं, स्टेट की मेडिकल फैसिलिटी, डिस्ट्रिक्ट्स की मेडिकल फैसिलिटी को वो एसेस करती रहती हैं, और बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजेस उनके स्टूडेंट से भी मिलती रहती हैं। तो एक बहुत रिच रिसोर्स है वो। आज हमारे साथ उन्होंने समय निकाला, ज्वाइन कर रही हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उनका वो ज्वाइनिंग इन। और हम अब सीधे चलते हैं और उनसे सुनते हैं कि नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे बच्चों के लिए। सो ओवर टू यू डॉक्टर नीतू। थैंक यू रवि जी। ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्स के ऊपर। जैसे कि हम सब जानते हैं, आप जब बीमार होते हैं, आप जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो आपकी ज्यादा सेवा कौन करती है? एक नर्स। और आपको जब डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आपकी ब्लड टेस्ट होनी है, आपको एक्सरे लेना है, तो ये सब काम कौन करता है? एक पैरामेडिक्स। तो इसी सिलसिले में हम आज डिस्कस करेंगे और मैं आपको इसकी जानकारी दूंगी कि नर्सिंग में दाखिला लेने के लिए, नर्स बनने के लिए, एक पैरामेडिक बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, ये सब चीजें मैं आज आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि जब तक हम नहीं जानेंगे नर्सिंग करके हमको क्या फायदा मिलेगा, नर्सिंग से या पैरामेडिकल करके हम किस जॉब में कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, ये सब की जानकारी जब तक हमें नहीं होती है, हम उस कोर्स को या कोई उस चीज को हम नहीं चुनते हैं। तो नर्सिंग के बारे में एंड पैरामेडिकल के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के बारे में। तो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, ये स्लाइड को ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहले एक नर्स है, एक लड़का है जो यूनिफॉर्म में है, वार्ड में, हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा है। तो इनको देख के कोई लोग ये भी सोच सकता है कि क्या ये एक डॉक्टर है, क्या ये एक दूसरा हेल्थ टीम है? तो नहीं, ये एक मेल स्टाफ नर्स है। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, नर्स शब्द सुनते ही लोग क्या सोचने लगते हैं? एक फीमेल, एक लड़की। नर्स बोले तो एक लड़की, ऐसा नहीं है। नर्सिंग के फील्ड में मेल नर्स भी होते हैं और फीमेल नर्स भी होते हैं, और दोनों के बराबरी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होते हैं। तो मैं आज ये कहना चाहूंगी कि नर्सिंग सब्जेक्ट में बस लड़कियां ही एडमिशन ले सकते हैं, इस सोच को हम आज रोक देते हैं। और इसको आगे बढ़ाते हुए सबको मैं ये कहना चाहूंगी कि नर्स में मेल भी नर्सिंग चुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आगे जाके अच्छा मेल नर्स बन सकते हैं। जैसे कि रवि जी ने कहा कि मैं यहाँ पे बहुत सारे विजिट्स में जाती हूँ, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे यूपी की। जैसे कल भी मैं एक डिस्ट्रिक्ट पे गई थी, रायबरेली। वहां पे मैंने एक नर्सिंग कॉलेज पे गई थी वहां की चीजों को देखने के लिए। वहां अभी नया एडमिशन शुरू हो गई है, तो वहां पे जीएनएम फर्स्ट ईयर में मैं गई थी।
वहां पे मैंने एक लड़का को देखा, एक स्टूडेंट। मैंने पूछा, बेटा आपने नर्सिंग सेलेक्ट क्यों किया? तो उनका जवाब बहुत ही अच्छा था। उन्होंने कहा कि मैम, मैं मिलिट्री जवानों की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने नर्सिंग चुना हूँ। तो आगे जाके इसकी मेन एम है मिलिट्री में काम करना। तो अब आप ये सोच रहे होंगे मिलिट्री में कैसा? ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं मिलिट्री में भी काम। मिलिट्री नर्सिंग डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं एज अ मेल नर्स और एज अ फीमेल नर्स। हर जगह मेल भी काम कर सकते हैं, फीमेल भी काम कर सकते हैं, है ना। तो ये आप जान लीजिएगा कि नर्सिंग में फीमेल ही नहीं, मेल भी एज अ नर्स काम कर सकते हैं। तो अब हम जानकारी लेते हैं कि नर्सिंग क्षेत्र में कितना स्कोप है। मतलब हम नर्सिंग करने के बाद क्या काम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। बहुत जगह बहुत सारे काम है नर्सिंग के स्कोप, नर्सिंग करियर में। तो जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट के कई हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट के कई हॉस्पिटल्स है, यहाँ पे हम काम कर सकते हैं एज अ स्टाफ नर्स, एज अ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, एज अ वार्ड इंचार्ज, एज अ नर्स एजुकेटर। कई सारे डेजिग्नेशंस है जो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप काम कर सकते हैं और एक्सपीरियंस के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। नर्सिंग होम में आप काम कर सकते हैं, कई सारे प्राइवेट क्लिनिक है, वहां पर आप एज अ नर्स काम कर सकते हैं। इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फैक्ट्री में भी आप काम कर सकते हैं, जैसे कि हमारे फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, वहां पर नर्स की भी जरूरत होती है, क्योंकि कोई कोई किसी को जब चोट लगती है या बीमार होते हैं तो उनकी फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए नर्सेस की भी काफी फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में जरूरत पड़ती है। तो इन द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था, डिफेंस मिलिट्री सर्विस, वहां पे भी एज ए नर्स आप काम कर सकते हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, मिलिट्री नर्सिंग कॉलेज में आप काम कर सकते हैं एज अ टीचर। फिर रेलवे डिपार्टमेंट की हॉस्पिटल में भी आप काम कर सकते हैं एज अ स्टाफ नर्स, जैसे कैडर वाइज आ जाएंगे, बट एज ए स्टाफ नर्स आप काम कर सकते हैं। इन नर्सिंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में आप काम कर सकते हैं। कई सारे नर्सिंग कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को, वहां पर आप एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं प्रिंसिपल बन के। फिर इन द हेल्थ डिपार्टमेंट में कई सारे जैसे कि हॉस्पिटल्स या कॉलेज, ये सब, इस सब में काम कर सकते हैं। फिर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में भी, जो आप सबने सुना होगा, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, उसमें भी नर्सिंग की काफी डिमांड होते हैं। सोसाइटी इंडियन नर्सिंग काउंसिल में भी नर्सेस की डिमांड होती है, हम काम कर सकते हैं। स्टेट नर्सिंग काउंसिल में भी काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा, ये सब है। फिर आगे भी और है, जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में, जैसे कम्युनिटी में, रूरल एरियाज में आपने देखा होगा, गांव में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, हॉस्पिटल्स है, पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल्स है, पीएचसी है, वहां पर भी हम काम कर सकते हैं। होम नर्स बन के भी काम कर सकते हैं, होम नर्स के घर घर जाके हम नर्सिंग के सेवाएं प्रोवाइड कर सकते हैं। और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी नर्सेस की जरूरत होती है, और अब्रॉड में भी, जैसे फॉरेन कंट्रीज में भी आप नर्सिंग की काफी डिमांड होती है। तो ये सब है मोटा ब्रॉड स्कोप ऑफ करियर इन नर्सिंग। यस, तो अब जानकारी लेते हैं नर्सिंग के बारे में, फिर उसके बाद पैरामेडिकल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नर्सिंग में अगर हम पढ़ना चाहते हैं, नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, तो नर्सिंग में डिप्लोमा डिग्री होते हैं। डिप्लोमा में आप एएनएम, जो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी बोलते हैं इसको, फिर जीएनएम जो जनरल नर्स मिडवाइफरी, और डिग्री में हम बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, और एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप जीएनएम करने के बाद अगर आप बीएससी कैडर तक करना चाहते हैं, तो जीएनएम कोर्स आपके खत्म होने के बाद पोस्ट बेसिक नर्सिंग
करना चाहिए। अगर ये कर लेंगे तो आपकी क्या है, बीएससी नर्सिंग जैसा हो जाएगा। और अगर आप एमएससी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए बीएससी और पोस्ट बेसिक, बीएससी के बाद आप एमएससी कर सकते हैं या पोस्ट बेसिक के बाद आप एमएससी कर सकते हैं। डॉक्टर नीतू जस्ट एक चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा इन टर्म्स से वाकिफ नहीं है। हाँ। तो ये जीएनएम एएनएम क्या होता है, थोड़ा सा आप अगर इन टर्म्स को भी बताते हुए चले, क्योंकि कई सारे हमारे बच्चे ऑडियो से सुन रहे होते हैं, हमारे साथ जुड़े होते हैं, तो एक बार आप उसको भी बता देंगे। हाँ, थैंक यू। एएनएम एंड जीएनएम जो है वो डिप्लोमा कोर्स है। जैसे कि एएनएम का मतलब ये है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, एंड जीएनएम का मतलब है जनरल नर्स मिडवाइफरी। ये भी आगे जाके इनके भी स्कोप है, जैसे कि हमने बताया ये हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं। आगे मैं और भी इनके बारे में बताऊंगी कि अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं या डिग्री करना चाहते हैं तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए, और इसके डिटेल्स हम अभी अगला स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको एएनएम अगर पढ़ना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 17 इयर्स टू 35 इयर्स आपकी होनी चाहिए। और ये एएनएम जो कोर्स है डिप्लोमा कोर्स, इसको पढ़ने के लिए 2 साल लगती है, 2 इयर्स। और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+2 ईयर कोर्स, और इसके एनी स्ट्रीम हो सकते हैं। और एएनएम करने के लिए ओनली फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, बस एएनएम कोर्स के लिए। और बाकी जो जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के लिए मेल फीमेल दोनों अप्लीकेबल है। जीएनएम करने के लिए 17 टू 35 इयर्स इसकी एज एलिजिबिलिटी है। जीएनएम कोर्स के लिए 3 इयर्स लगते हैं ड्यूरेशन, 3 साल आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड इसके लिए 10+2 ईयर होना चाहिए कोर्स, साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए, और इसका पासिंग मार्क्स 40% मार्क्स एएनएम विथ 40% मार्क्स होना चाहिए आपकी इंटरमीडिएट की जो पासिंग मार्क्स है। और इसमें जैसे मैंने कहा मेल एंड फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए इसमें भी एज एलिजिबिलिटी है 17 इयर्स टू 35 इयर्स, और बीएससी पढ़ने के लिए 4 इयर्स लगते हैं इसका ड्यूरेशन, फर्स्ट ईयर से लेके 4 ईयर तक। फिर उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10+2 ईयर कोर्स, और उसमें 45 मार्क्स इन पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश होना चाहिए फॉर श्योर। और 45% मार्क्स जो है वो जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, एंड 40% मार्क्स फॉर एससी एंड एसटी स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसमें भी मेल एंड फीमेल एप्लीकेबल है। एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अगर आप करना चाहते हैं जीएनएम के बाद, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, जैसे जीएनएम से हम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करके वो कर सकते हैं। इसके लिए भी एज आपकी एलिजिबिलिटी 17 इयर्स टू 35 इयर्स होना चाहिए। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पढ़ने के लिए भी 2 इयर्स लगते हैं, 2 साल की कोर्स है, और 10+2 ईयर कोर्स एंड ऑब्टेन जीएनएम सर्टिफिकेट, मतलब इंटरमीडिएट तो पास होनी ही है, उसका डिग्री होना चाहिए, और जीएनएम का सर्टिफिकेट, जीएनएम कंप्लीटेड होना चाहिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पढ़ने के लिए। और इसमें मेल एंड फीमेल भी एप्लीकेबल है। एमएससी नर्सिंग मास्टर्स इन नर्सिंग करने के लिए 17 इयर्स टू 35 इयर्स, एंड एमएससी भी 2 साल के होते हैं। और एमएससी करने के लिए बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विथ 55% मार्क्स पास होनी चाहिए, एंड 1 ईयर की वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एमएससी पढ़ने के लिए। जैसे कि आप बीएससी नर्सिंग कर लेंगे, पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर लेंगे, उसके बाद आप 1 साल रजिस्ट्रेशन करा के आप 1 साल का जॉब करेंगे, वो 1 साल की एक्सपीरियंस लेके आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। जैसे अभी तक हमने एमएससी नर्सिंग तक कहा, इसके आगे भी आप एमफिल, पीएचडी सब कर सकते हैं। नर्सिंग में ये सब कोर्सेस रहते हैं जो आप आगे जाके नर्सिंग कोर्स में पढ़ सकते हैं। और एमएससी में मेल एंड फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो नर्सिंग के डिप्लोमा एंड डिग्री के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया।
और आगे देखते हैं एडमिशन प्रोसेस। अभी अब हमने जान लिया एमएससी, जैसे नर्सिंग में डिप्लोमा में और डिग्री में कौन कौन सी कोर्सेज है। जैसे डिप्लोमा में हमने बताया एएनएम, जीएनएम, डिग्री में हमने बताया बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग। तो अब हम एडमिशन लेना चाहे, हम पढ़ना चाहते हैं नर्सिंग, तो हम कैसे एडमिशन लेंगे? तो डिप्लोमा के लिए जो एएनएम एंड जीएनएम है उसके लिए डायरेक्ट एडमिशन एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट होती है। आप जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट है उसको अप्रोच कर सकते हैं और उनके नाम जो है एनरोल हो जाएगी नर्सिंग काउंसिल में। वैसे आप एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट अप्रोच करके। और जो डिग्री है उसमें एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक और बीएससी नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग के लिए अभी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए, दोनों के लिए मैं ये कह रही हूँ, अभी सीईटी टेस्ट जो करते हैं उसको बोलते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये जो टेस्ट है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये स्टेट लेवल नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। तो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म आपको ये जो दिए गए वेबसाइट है avvmuup.edu.in, इस पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आप इस वेबसाइट में जाके सीईटी के बारे में और भी जानकारी भी पढ़ सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं। और इस एंट्रेंस टेस्ट को लिखने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको डिग्री में एडमिशन लेने के लिए मिल जाएंगे। तो मिनिमम आपको 50% मार्क तो मिलने चाहिए ये एंट्रेंस एग्जाम में, सीईटी में, आपको डिग्री, नर्सिंग डिग्री कोर्सेज करने के लिए। और आगे चलते हैं। तो अब हमने जानकारी ले लिया एडमिशन क्या क्या है नर्सिंग में, डिप्लोमा है, डिग्री है, और इनको नर्सिंग में ज्वाइनिंग होने के लिए कैसा कैसा एडमिशन ले सकते हैं, इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम समझ गए। अब जो पढ़ लेंगे नर्सिंग, और नर्सिंग पढ़ने के बाद अब ये जानना चाहेंगे हम कि सैलरी कितने तक मिलते होंगे नर्सिंग करके, हम क्या काम करेंगे वो भी मैंने स्कोप में बता दिया। कितने सारे स्कोप है नर्सिंग में, इंडिया में भी अब्रॉड में भी स्कोप भी बहुत सारे हैं। तो सैलरी क्या अच्छी मिलती है नर्सेस को? हाँ मिलती है, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी और ज्यादा मिलती है। तो इंडिया में जैसे हम बात करें तो हमने जैसे कहा स्कोप में हम हॉस्पिटल में और एकेडमिक्स में और कम्युनिटी सेटअप में हम काम कर सकते हैं। तो सैलरी जो है डिपेंड होता है आप किस एरिया में काम कर रहे हैं और आपकी एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड होता है। जैसे आप एक जस्ट बीएससी नर्सिंग या डिप्लोमा या डिग्री जो भी आपने पढ़ा है वो कंप्लीट करने के बाद एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन करते हो, तब से लेके साल जैसे जैसे साल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी एक्सपीरियंस भी ऐड होती जाएंगी और आपकी जो डेजिग्नेशन है वो प्रमोटेड होते जाएंगे। तो उसी डेजिग्नेशन के हिसाब से, उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से नर्सिंग में सैलरी दिए जाते हैं। तो अगर हम मिनिमम ऐसा ले ले तो मिनिमम शुरुआत जो है आपकी 15,000 रुपीज टू 1 लाख तक जा सकते। इस बीच तक रहती है हमारी सैलरी, 1 लाख की थोड़ा ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये इंडिया की मैं बाद में कर रही हूँ, है ना। तो अगर हम बात करते हैं अब्रॉड की, तो अब्रॉड में अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रही है और आने वाले दिनों में इंडिया में भी अब्रॉड में भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, कई सारे जॉब ओपनिंग्स होने वाले हैं। तो अब्रॉड में जैसे कि आपको पता होगा फॉरेन कंट्रीज कौन कौन सी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में अगर हम ले ले, ऑस्ट्रेलिया में आपको सैलरी करीब पर महीना 4 लाख तक के आपको मिल सकती है। और अगर दूसरा कंट्रीज पे ले ले, इंग्लैंड में 4,35,000 तक के आपको मिल सकते हैं। अगर हम बात करें जर्मनी की तो 3,30,000 पर मंथ तक के मिल सकते हैं। अगर हम बात करें ओमान की तो 3,60,000 तक के मिल सकते हैं पर मंथ। अगर हम सऊदी अरबिया जाना चाहते हैं तो 2,64,000 पर मंथ मिल सकते हैं।
मैं मंथली वाली सैलरी की बात कर रही हूँ अब्रॉड में। और कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आने वाले दिनों में खुलने वाली है। क्यों आने वाले दिनों में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज खुलने वाले हैं इंडिया में भी अब्रॉड में भी? क्योंकि नर्सेस की डिमांड बहुत बढ़ रही है, क्योंकि कई सारे नर्सेस रिटायर हो जाते हैं, तो या एज होने की वजह से रिटायर होके वो चले जाते हैं, तो हमें ज्यादा नर्सेस और चाहिए उनकी जगह भरने के लिए। कई सारे नए नए हॉस्पिटल्स कॉलेजेस खुल रहे हैं। अभी गवर्नमेंट की एक स्कीम भी है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, मैं यूपी की बात कर रही हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट में एक नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा और हर मेडिकल कॉलेज में एक नर्सिंग कॉलेज भी ऐड किए जाएंगे, खुले जाएंगे। तो इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में यूपी के, अगर इतने सारे मेडिकल कॉलेज में हर एक मेडिकल कॉलेज की नर्सिंग कॉलेज खोलते हैं तो क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं निकलेंगे? कई सारे टीचर्स अपॉइंट होंगे। रिसेंटली भी गवर्नमेंट, हमारे यूपी गवर्नमेंट सेक्टर में कई सारे टीचिंग जॉब वैकेंसीज निकली थी। और अभी एनएचएम में, नेशनल हेल्थ मिशन में सीएचओ की कई सारी जॉब निकली थी, अराउंड 7,000 जॉब निकली थी। और और अदर एरियाज ऑफ गवर्नमेंट में भी मेडिकल नर्सिंग डिपार्टमेंट में भी कई सारी जॉब निकली है, अराउंड 3,000 प्लस जॉब निकली है। तो ऐसा जॉब निकलते रहते हैं, तो नर्सिंग के कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और उसके अच्छा पैकेज भी मिलते हैं, और आगे जाके आपको जॉब की कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है। नर्सिंग में ऐसा है कि हमें जॉब के लिए ढूंढना या भटकना नहीं पड़ता है। जॉब के लिए हमको चुनना पड़ता है कि हम कौन सा जॉब करेंगे, करना चाहते हैं। हम उस हॉस्पिटल में करेंगे तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज है, नहीं हमको हॉस्पिटल पसंद नहीं है, मत करिए। हम नर्सिंग कॉलेज पे काम करेंगे और कई सारे अच्छे अच्छे नर्सेस को बनाएंगे, नर्सिंग की फ्यूचर बनाएंगे, पढ़ाएंगे बच्चों को, बहुत अच्छी बात है। नहीं, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो हम मिलिट्री सर्विस में चले जाएंगे, मिलिट्री में हम काम करेंगे। या तो नहीं, हम अब्रॉड चले जाएंगे, हम अब्रॉड की कई हॉस्पिटल में काम करेंगे। या तो नहीं, हम कम्युनिटी रूरल सर्विस हम करेंगे, हम कम्युनिटी सेक्टर में काम करेंगे, तो हम कम्युनिटी को चुनेंगे। ऐसा बहुत सारे स्कोप है नर्सिंग में जो हम चुन के काम कर सकते हैं। ऐसा हम नर्सिंग करके हम परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज पड़ी है सामने, हमें बस चुनने की देरी है। तो आज तक के मैंने नर्सिंग पढ़ने के बाद कभी खाली नहीं रहा है। आज तक मैंने हॉस्पिटल में काम किया, कॉलेजेस में काम किया, और अभी मैं काम कर रही हूँ यूपी स्टेट नर्सिंग फैकल्टी में। तो और ऐसा हम चुन चुन के, हम किस सेक्शन में इंटरेस्टेड है, हम हॉस्पिटल में इंटरेस्टेड है या कॉलेज में इंटरेस्टेड है, उस हिसाब से हम काम कर सकते हैं नर्सिंग में। मेरे जस्ट कहने का मतलब ये है कि नर्सिंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है। आपको उस नर्सिंग पढ़ के परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट डॉक्टर नीतू, अभी आप जब बात कर रहे हैं तो इट ऑल्सो कम्स टू माई माइंड कि कई बार जब हम फील्ड पे जाते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि बच्चे जो है वो एक्सपेक्टेशंस रख रहे होते हैं कि नहीं, हम वी वांट टू अर्न मोर, लाइक 3 लाख रुपए महीना, 4 लाख रुपए महीना। तो आपने जो अभी उदाहरण दिया, जो एग्जाम्पल दिया आपने अभी, मुझे लगता है कि अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली इस फील्ड में इस तरह का रिम्यूनरेशन दे सकती है बच्चों को। हाँ हाँ, दे सकते हैं। जैसे अब हाँ, जैसे हमने बताया कि कुछ कंट्रीज जो मैं दिखा रही हूँ इसमें स्लाइड में, ऑस्ट्रेलिया का पे कितना होता है। ऑस्ट्रेलिया में आपको 5,35,000 तक आपको सैलरी पर मंथ मिलती है, तो ये एक बहुत बड़ा पैकेज है। तो ऐसा अब्रॉड कंट्रीज पे स्केल बहुत अच्छा है। इवन अगर हम अब्रॉड भी नहीं जाना चाहते हैं तो इंडिया में कई सारे स्टेट है जहाँ अच्छे अच्छे नर्सिंग हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग कॉलेजेस है, वहां पर भी हम काम कर सकते हैं। जैसा हमें ये सीमित में नहीं रहना चाहिए कि हम यूपी के बाहर निकलेंगे, नहीं। हम यूपी के बाहर से, यूपी से निकल के दूसरा स्टेट में भी हम नर्सिंग रिलेटेड काम कर सकते हैं। अगर रियल लाइफ एग्जांपल बताए तो मैं
हूँ मणिपुर की, लेकिन मैं जॉब कर रही हूँ अभी प्रेजेंटली यहाँ लखनऊ में। तो मेरी पढ़ाई जो हुई है, मैं हैदराबाद में नर्सिंग पढ़ी हूँ और हैदराबाद में मैंने काम किया है 8 साल। फिर हैदराबाद के बाद मैं अभी लखनऊ में काम कर रही हूँ। तो जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब हैदराबाद पे काम करना उसका अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि जगह जगह पे डिपेंड होता है उनका वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग सिस्टम। आप और काम को और अच्छा तरीके से सीख सकते हैं उस जगह के हिसाब से। अच्छा जो भी अच्छा वो लोग सिस्टम फॉलो जो कर रहे हैं, एक नया एक्सपीरियंस है। और अभी हम यूपी में काम कर रहे हैं, तो यूपी में जो भी सिस्टम चल रहा है, जो अच्छे वे ऑफ वर्किंग है, वो सब हम देख के काम कर सकते हैं। तो ऐसा जगह बदलने से भी हमारी करियर में और भी ग्रोथ होती है। और वैसा जगह बदल बदल के मैंने काफी कुछ सीखा है। और आज मैं हॉस्पिटल और कॉलेज को छोड़ के आज मैं यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में काम कर रही हूँ, ताकि और भी स्टैंडर्ड्स को अच्छा से मतलब नर्सिंग कॉलेज के स्टैंडर्ड्स को और भी अच्छा कर पाए। उसी बात को बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। और इनफैक्ट आपकी बात से बहुत अच्छा आपने एक उदाहरण दिया, बिकॉज हमारे यहाँ पे अक्सर जो अभिभावक है, माता पिता है, वो फील करते हैं खासतौर पे बच्चों को बाहर भेजने में सेफ्टी सिक्योरिटी का एक कंसर्न फील करते हैं, खासतौर पे लड़कियों को, कि लड़कियों को अगर हमें बाहर भेजना पड़े तो एक सेफ्टी थ्रेट फील करते हैं। आपने एक, आप खुद का एक लाइव एग्जांपल है कि आप अलग अलग राज्यों में, आपने हैदराबाद की बात करी, अभी आप लखनऊ में, यूपी में है पिछले 5 वर्षों से। तो एक तो ये सेफ्टी सिक्योरिटी वाला एक मुद्दा रहता है। दूसरा मुझे आपकी बात से एक और लग रहा है कि भाषा एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बन जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब हम बात करें किसी और राज्य में जाकर के वहां पे काम करने की, या हम बात करें किसी और मुल्क में, जैसे ऑस्ट्रेलिया की अभी आपने बात करी, तो हमारे बच्चे जो इस करियर को लेना चाहते हैं यहाँ पे, तो क्या लैंग्वेजेस या भाषाएं भी उन्हें प्रयास करना चाहिए और भाषाओं पे भी अपनी पकड़ बेहतर करें अगर इस प्रोफेशन में उनको आगे अपना करियर बनाना है? इस पे आपका क्या सुझाव रहेगा? अगर हम अब्रॉड जाना चाहते हैं तो हमारी इंग्लिश हमें स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी। इंग्लिश में हम बच्चों को ये कहना चाहेंगे कि आप इंग्लिश अपना जो है वो जरा स्ट्रॉन्ग कर ले, क्योंकि अब्रॉड जाएंगे तो डेफिनेटली हिंदी तो बात नहीं करेंगे। तो इंग्लिश हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग करनी है, और अब्रॉड जाने के लिए हमें कुछ एग्जाम लिखने पड़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पे, है ना। तो वो इंग्लिश लैंग्वेज सब क्लियर करने के बाद आप अब्रॉड जा सकते हैं। तो इंग्लिश पे आप बच्चे थोड़ा फोकस करें। इंग्लिश आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छा से इम्प्रूव करें। और रहा इंडिया में, वो तो ज्यादातर आप डिपेंड होता है आप कौन सा इंडिया की कहाँ जाना चाह रहे हैं। जैसे मैंने कहा हैदराबाद में मैं रही, मैं हूँ मणिपुर की, लेकिन मैं हैदराबाद में रही। हैदराबाद में कुछ लोग हिंदी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं, जानते हैं। लेकिन मेरी खुद की इंटरेस्ट से मैंने वहां जितने साल रहा है, खुद की इंटरेस्ट से मैंने तेलुगु भाषा भी सीखा है, क्योंकि हम नर्स हैं और नर्स की केयर को और इफेक्टिव बनाना है, तो वहां की भाषा को जानना जरूरी है। क्योंकि वहां की पेशेंट मरीज जब हम बात करेंगे तो उनकी भाषा में आप समझाओ, उनकी भाषा में आप उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दो, उनकी भाषा में अगर आप ये समझाएं कि आपको कुछ चीजें कैसे क्यों करना चाहिए, वो ज्यादा समझेगा, मरीज की सेवा करने में और फायदेमंद होता है। तो नर्सिंग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी विल पावर भी बहुत जरूरी है। विल पावर होना, अगर आप मन से इच्छा से नहीं करेंगे चीजें, तो वो चीज वो सर्विस कभी अच्छा नहीं होगा। नर्सिंग ऐसी है जिसपे हम मरीज की केयर करना है। अगर हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो मरीज की सेवा करना है। और यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, लोग का ये सोच है, मतलब नर्सिंग सुनते ही लोग सोचते हैं कि वो तो बस हॉस्पिटल में बस मामूली केयर करना है, साफ सफा करना है, या तो ऐसा सोच रखते हैं लोग। मैं कहना चाहूंगी कि बिल्कुल भी नहीं। नर्स ओवरऑल होल केयर है, जिसमें आप सपोज नर्स की अगर हम रोल कहें, नर्स क्या क्या करती है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जैसे एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को डायग्नोज कर दिया, डायग्नोज करने के बाद जो उसके बाद कैरी आउट करना है उसको तो नर्स को करना है। डॉक्टर ने डायग्नोसिस लिख दिया, डॉक्टर ने लिख दिया कि इस पेशेंट को ये दवा देनी है, और डॉक्टर ने लिख दिया कि इस पेशेंट को ये टेस्ट कराना है, ये ब्लड टेस्ट कराना है, ये एक्सरे कराना है।
वैसा, या तो ये फिजियोथेरेपी को कराना है, ऐसा लिख दिया। तो वो सब कैरी आउट करेगी एक नर्स। दवा देना, दवा देने के भी कई तरीके होते हैं। आप गोली दे लिखते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन लिखते हैं, तो इस तरीके सबको हम नर्स को देना पड़ता है। और जो टेस्ट करवाना है वो ब्लड टेस्ट ऑफ कोर्स लैब टेक्नीशियन लेके करेंगे, लेकिन उस लैब टेक्नीशियन को अरेंज करना, बुलाना, वो सब नर्स की होती है। और 24 आवर जो उसकी ड्यूटी शिफ्ट के हिसाब से नर्स वहीं पे रहती है पेशेंट के साथ, और पेशेंट के साथ रह के उनकी A to Z जरूरतें का ख्याल रखती है। ये सब चीजें काफी बड़ा रोल होता है नर्स की। ऐसा नहीं कि हमने एक बार दवा दे दिया हमारा ड्यूटी खत्म, नहीं। दवा दे दिया, उसके बाद आपकी पेन ठीक हो रही है, नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, आप उनके पास जाके बात करेंगे। दवा देना ही हीलिंग नहीं, हीलिंग प्रोसेस में ये नहीं होता है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि नर्स प्रोवाइड करती है पेशेंट को। पेशेंट को ही साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं, उनके जो रिश्तेदार हैं, जब हम बीमार होते हैं, जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, वो घर में हो या हॉस्पिटल में हो, आप बीमार होने के टाइम पे हमारी जो मेंटल स्टेटस है थोड़ा डाउन हो जाता है, तब हमको एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो नर्स पेशेंट को वो सपोर्ट भी देती है, वो चाहे पेशेंट की हो या वो चाहे उनके रिलेटिव्स की हो, उनको समझाती है कि उनको क्या बीमारी हुआ है, ठीक होने की क्या चांसेस है, आपको क्या करना चाहिए, आप आगे जाके, आपको अभी से, या हेल्थ एजुकेशन देती है, क्या क्या खाना चाहिए, आपको क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको आगे जाके आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप क्या क्या करेंगी, ये सब चीजें एक नर्स बताती है। तो ओवरऑल मैं कहूंगी कि नर्स जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हेल्थ सेक्टर में, हॉस्पिटल में। और यही नहीं, नर्स और पेशेंट का ही नहीं, एक टीम वर्क भी होती है। नर्स को हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ कोलैबोरेट करके काम करना पड़ता है, और बाकी जो टीम है जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, या अदर टीम जितने भी हॉस्पिटल में एक टीम वर्क तो होती है, लेकिन इसमें मेन रोल नर्स की होती है सबसे कम्युनिकेट करने की, क्योंकि पेशेंट नर्स के पास है और उस पेशेंट को क्या क्या चाहिए ये नर्स को पता है, और वो किसको किसको डिपार्टमेंट को कॉल करके बोलेगी, ये भी नर्स का ही रोल होता है। तो मल्टीटास्किंग रोल होता है। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर नीतू। और अभी जैसे डॉक्टर नीतू ने बताया, इससे हमें ये भी क्लियर हो रहा है कि देखिए डॉक्टर नीतू, जब हम बच्चों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो अक्सर हम लोग उनसे बोलते हैं कि देखिए अगर आपको किसी करियर में जाना है तो ये कुछ स्किल सेट्स है, कुछ नॉलेज है, कुछ स्किल्स है, कुछ एप्टीट्यूड है, इस पे आप कैसे काम करें। तो अभी जो आपने शेयर किया उससे बहुत की चीजें हमारे सामने आई। एक तो एक जो सेवा वाला भाव है, सर्विस का जो भाव है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस लाइन में जाने के। दूसरी आपकी बात से आया, आपने बोला लोगों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट, उनको फैसिलिटेट करना, तो उसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, और कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट सिर्फ बोलना नहीं है, सुनना भी। तो आई थिंक सो जो भी बच्चे इसमें करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सुझाव रहेगा कि आप, एक तो सर्विस भाव की बात हो रही है, एक लिसनिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो रही है, और भाषा की, जैसे आपने कही, देखिए आप इतना फ्लुएंटली हिंदी बोल रही है। जी जी। सो आई एम श्योर कि वो आपने दक्षता अपनी इस भाषा में बिल्ड करी ओवर द इयर्स। यस, मुझे इंटरेस्ट बहुत है, और मेरा ये हमेशा सोच रहा है अगर मैं कुछ करूं तो वो इफेक्टिव होना चाहिए। अगर मैं पेशेंट की सेवा करूं, या अगर मैं बच्चों को पढ़ाऊं, अगर मैं कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वाली काम करूं, तो जो भी काम करूं वो इफेक्टिव होना चाहिए। और वो इफेक्टिव तब होगा अगर आप सपोज आप एक गांव पे जाते हैं और आपकी मन में ये है कि हम गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, या पेशेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं, गांव के पेशेंट के लिए, आप जाके इंग्लिश में आप पढ़ाओगे उसको, हेल्थ इंपॉर्टेंस अवेयरनेस बताओगे, तो क्या फायदा होगा? फायदा नहीं होगा। तो हमारी लैंग्वेज जो है वो बहुत जरूरी है, और उसको कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो हम सीख सकते हैं। तो उसी तरह मैंने हिंदी सीखा, तेलुगु सीखा, मलयालम सीखा, तो ऐसा हम कई लैंग्वेज सीखते हैं ताकि हम जहां भी रहे वहां की जितने भी पेशेंट हो या स्टूडेंट हो, जब हम समझाते हैं तो उसको क्लियरली समझ में आए, इसलिए। बहुत अच्छी बात है। और एक चीज ये भी निकल के आ रही है कि देखिए आप भले यूपी भी है, लेकिन यहाँ पे भी जब आप नर्सिंग का काम कर रहे हैं तो कई उस हॉस्पिटल में केयर के लिए ऐसी फैमिलीज आ सकती है जो तेलुगु स्पीक कर रही होती है, तमिल स्पीक कर रही होती है, दूसरी भाषा स्पीक कर रहे होते हैं। तो आपने जो ये भाषा में अपनी दक्षता बनाई है वो सिर्फ हैदराबाद नहीं, मुझे लगता है और राज्यों में भी आपको
बहुत सपोर्ट करेगी एज अ नर्स। यस, थैंक यू। सो आई थिंक सो इट्स बीन अ वेरी यूजफुल जो बातचीत आपने करी और जो शेयरिंग करी। और आगे जैसा आप अभी बोले थे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, ओमान और यूएई में कई सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं। और इसके साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि कई लोग की ये सोच है कि नर्सिंग मतलब क्या पढ़ना है। कोई कोई ये सोचते हैं नर्सिंग पढ़ना मतलब इंजेक्शन लगाना तो है, इंजेक्शन लगाने पढ़ने के लिए क्या 4 साल पढ़ेंगे, क्या 2 साल पढ़ेंगे। तो मैं लोगों की ये सोच को क्लियर करना चाहती हूँ। नर्सिंग में ऐसा नहीं है कि हम बस इंजेक्शन देना सीखते हैं। नर्सिंग में कई ऐसे सारी चीजें हैं जो हम सीखते हैं। जैसे कि हम नेमली कुछ सब्जेक्ट्स का नाम ले तो हम एनाटॉमी के बारे में सीखते हैं, फिजियोलॉजी के बारे में सीखते हैं, जो कि जरूरी है। अगर एक पेशेंट बीमार है और आपको मतलब क्या हुआ है हम कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हमें जानकारी उसके रिलेटेड जानकारी जानना बहुत जरूरी होता है। और फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग जिसमें हम जो इंजेक्शन देना, जितने भी केयर है, मेडिकेशन कैसा देना, बेड बार कैसा देना, सब कुछ हाइजीनिक केयर सब कुछ उस पे सब्जेक्ट में सीखते हैं। उसके अलावा हम कम्युनिटी नर्सिंग, कम्युनिटी हम बस फोकस करते हैं हर जगह कम्युनिटी में, रूरल एरियाज में क्या क्या कैसे हम नर्सिंग से प्रोवाइड करेंगे सर्विसेज। और उसके अलावा और कई सब्जेक्ट है, जैसे साइकोलॉजी पढ़ते हैं क्योंकि जरूरी है, साइकोलॉजी पढ़ेंगे जानेंगे तब जाके हम किसी पेशेंट को काउंसिल कर पाएंगे। ऐसा ये सब्जेक्ट भी होता है। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब भी होता है। इंग्लिश सब्जेक्ट भी होता है, कंप्यूटर सब्जेक्ट भी होता है। कंप्यूटर आजकल के जमाने में बहुत जरूरी है और हर एक बच्चे को हम वो भी सिखाते हैं। उसके अलावा हमारे नर्सिंग में स्पेशलिटीज भी होती है, जैसे कि स्पेशलिटी माने बच्चा का रिलेटेड तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, अगर मेटर्निटी रिलेटेड तो ओबीजी नर्सिंग, और अगर साइकेट्री रिलेटेड तो साइकेट्री नर्सिंग, और कम्युनिटी नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ऐसा स्पेशलिटीज होते हैं। और इस स्पेशलिटी के रिलेटेड हम सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं, है ना। तो ये मैं सब स्टूडेंट्स से कहना चाहूंगी कि आप ये मत समझिएगा कि नर्सिंग मतलब बस इंजेक्शन देना सीखना है और जो बस बेड पेन देना है। नर्सिंग मतलब ऐसा नहीं है। नर्सिंग में बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है जो हम ये कोर्स के हिसाब से डिपेंड होता है। आप डिप्लोमा पढ़ रहे हैं, आप एएनएम के हिसाब से सब्जेक्ट्स डिफाइंड रहते हैं। जीएनएम पढ़ेंगे तो वो 3 साल में बच्चा क्या क्या पढ़ेंगे, बीएससी मतलब क्या क्या पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक के। तो वैसा, और एमएससी पढ़ेंगे जब जाके आप स्पेशलिटी लेंगे, एमएससी में आप स्पेशलाइज हो जाएंगे। जैसे मैंने एमएससी किया है, मेरा स्पेशलाइजेशन है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ऐसा बहुत सारी चीजें हैं नर्सिंग में जो लोगों को जानकारी नहीं है और उसके वजह से नर्सिंग चुनते नहीं है। लेकिन नर्सिंग करियर बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत ही स्कोप है। अगर ये सब जानकारी लोगों में होती तो मुझे लगता है कि सब लोग नर्सिंग को प्रेफर ही करेंगे। नहीं, एब्सोल्युटली। और आपकी बात से ये आ रहा है कि अक्सर होता है कि जो डिमांड होती है चीजों की कई बार बहुत लिमिटेड होती है और बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं तो पोजीशंस में सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। बट जिस तरह अभी नर्सिंग फील्ड उभर रही है तो उसमें डिमांड इतनी है कि जो भी इन फील्ड्स को चूज करता है उसको निस्संदेह जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी उनके सामने है और आराम से दे कैन गेट इनटू दिस प्रोफेशन। बहुत सारी, बहुत, बस हमें चुनना है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी बात से एक ये भी चीज बच्चों के लिए बहुत अहम चीज आई है कि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है। अगर हम विषय की बात करें तो साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है जो इस फील्ड में हेल्प करता है। और आपने बताया कि बहुत टेक्निकलिटीज है इस सब्जेक्ट में, वो एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की जरूरत है। और साथ में टीम वर्क, जैसा आपने बोला कि आप डॉक्टर के साथ बाकी नर्सेस के साथ एक टीम की तरह काम करते हैं। तो बच्चे जब भी, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जब अपने कॉलेज में है, तो टीम वर्क एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी है इन चीजों के लिए जिसको हमें डेवलप करना है ताकि हम जब नर्सिंग में अपना प्रोफेशन बनाए तो एज अ टीम हम ऑपरेट कर सकें। सो थैंक यू, ओवर टू यू। हाँ, तो नर्सिंग के बारे में अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया, नर्सिंग में क्या क्या कोर्स होते हैं, नर्सिंग में कैसे आप दाखिला ले सकते हैं, नर्सिंग का स्कोप क्या है और कितने अपॉर्चुनिटीज है, ये सब। तो अभी हम डिस्कस करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। पैरामेडिकल कोर्सेज भी आपने सुना ही होगा, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है हॉस्पिटल सेटअप में। जैसे कि पैरामेडिकल कोर्स पे भी काफी कोर्सेज होते हैं।
तो जैसे पैरामेडिकल सुनते हैं आप, तो आप क्या समझते हैं इससे? पैरामेडिकल मतलब जैसे कि हॉस्पिटल में नर्स है, डॉक्टर्स है, वैसा अगर डॉक्टर कुछ भी ऑर्डर करते हैं, इस पेशेंट की ब्लड टेस्ट होनी है, या इस पेशेंट की एक्सरे होनी है, या इस पेशेंट को फिजियोथेरेपी चाहिए होनी है, या तो इस पेशेंट को सीटी स्कैन कराना है, तो ये सब चीजें डॉक्टर ऑर्डर करेंगे, डॉक्टर एडवाइस करेंगे, नर्सेस इन्फॉर्म करेंगे पैरामेडिक्स को। तो ये पैरामेडिक्स जो है वो लोग आके ये सब चीजें कैरी आउट करेंगे। जब ब्लड टेस्ट होना है तो मरीज के पास आएंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे, सैंपल मतलब जो खून लेंगे, फिर उसकी जांच करेंगे। तो ये एग्जांपल मैं बता रही हूँ पैरामेडिकल कोर्सेज के। आगे और भी कोर्सेज देखते हैं। हाँ, तो पैरामेडिकल करके आपको क्या पैरामेडिकल का क्या स्कोप है, स्कोप ऑफ पैरामेडिक्स? तो इसमें भी आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम्स में, क्लिनिक्स में, गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में, एंड इवन आपको यूनिवर्सिटीज में भी एज अ लेक्चरर आप काम भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको अपना क्लिनिक भी खोल के आप लैब टेक्नीशियन एज आप जो भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स है वो कर सकते हैं एज अ पैरामेडिक्स। तो ये स्कोप है पैरामेडिक्स की। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पैरामेडिक्स। तो पैरामेडिक्स में भी डिप्लोमा होती है और डिग्री होती है। तो जैसे अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिप्लोमा का हम देखते हैं, तो इसमें पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या होनी चाहिए आपकी जो इंटरमीडिएट की ये चीजें हैं, और आपकी 17 इयर्स मिनिमम होना चाहिए। जब आप कोर्स करने जा रहे हैं तो मिनिमम जो है 17 इयर्स होना चाहिए, और इसके लिए मैक्सिमम एज बार कुछ नहीं है। तो आप 17 ईयर के बाद पैरामेडिक्स का जो जितने भी कोर्स है वो कोई सा भी कोर्स आप चुन के आप एडमिशन ले सकते हैं। और डिग्री पैरामेडिकल कोर्स करने के लिए पीसीबी या पीसीएम एज पर द कोर्स हमने इसलिए मेंशन किया है कि पैरामेडिकल डिग्री कोर्स में कई सारे कोर्स है, तो आप जो चुनते हैं उसके हिसाब से पीसीबी और पीसीएम होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए। इसके भी इयर्स लिमिट है, मिनिमम होनी चाहिए 17 इयर्स मिनिमम, एंड मैक्सिमम होना कोई भी एज बार नहीं है मैक्सिमम के लिए। तो ये है डिप्लोमा एंड डिग्री के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एडमिशन प्रोसेस इसका क्या है? पैरामेडिकल में हम अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिप्लोमा के लिए जैसे हमारे यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी ऑर्गेनाइज करती है सेंट्रलाइज एडमिशन थ्रू कंबाइंड मेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस फॉर लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन एंड फार्मेसी के लिए। लेकिन हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज में और कई बहुत सारे कोर्सेज भी है जिसका आप डायरेक्ट कॉलेज पैरामेडिकल कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं, और उसके बाद कॉलेज वाले हमें यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में एनरोल करेंगे। लेकिन ये जो पर्टिकुलर कोर्सेज थोड़ा जो मैंने मेंशन किया है फॉर पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, जैसे कि लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, फार्मेसी, इसके लिए तो ये जो कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस है इसके थ्रू आपको करना पड़ेगा। यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी ऑर्गेनाइज करेगी, वेबसाइट में आएगी इसके, तो आपको वेबसाइट में जाके इसके लिए एनरोल करना पड़ेगा और आपको मेरिट बेसिस के हिसाब से एडमिशन मिल जाएंगे। और बाकी तो डायरेक्ट एडमिशन, जैसे कि मैंने कहा, डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज से जाके आप ले सकते हैं। आप कौन सा बनना चाहते हैं, आप लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं या फिजियोथेरेपी में करना चाहते हैं, या आप एक्सरे बनना चाहते हैं या सीटी स्कैन करना चाहते हैं, तो ये सब चीजें आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं डिप्लोमा में। सॉरी। एंड डिग्री के लिए अगर हम बात करें
तो डिग्री, बैचलर्स एंड मास्टर कोर्सेज के लिए जो है एडमिशन अभी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज एडमिशन फॉर पैरामेडिकल ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसके बाद मैं आपको वेबसाइट भी बताऊंगी कैसे आपको और डिटेली चीजें जान सकते हैं। तो इसके लिए मेरिट बेसिस में होगी, जैसे कि ये जो कुछ मेंशन किया है मैंने, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसके लिए फिर बैचलर इन रेडियोलॉजी इमेजिनिंग टेक्निक, बैचलर इन ऑप्टोमेट्री, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। तो ये सिलेक्टेड चीजें के लिए आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज एडमिशन ऑर्गेनाइज करती है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट में और आप इस एडमिशन के लिए ये कर सकते हैं, प्रोसेस फर्दर कर सकते हैं। ये और बाकी जो पैरामेडिकल कोर्सेस है उसके लिए तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं कॉलेजेस से। तो इसका पे स्केल फॉर पैरामेडिक्स इन इंडिया, तो इसका एवरेज आपको शुरू होगा 18,000 टू 20,000 पर मंथ, एंट्री लेवल की बात कर रही हूँ मैं। और उसके बाद ये जा सकती है 50,000 टू 70,000 तक के। इसके भी इंडिया में ही नहीं, इंडिया में भी ऑप्शन है, अब्रॉड में भी ऑप्शन है। पैरामेडिक्स के कई ऑप्शन है, जैसे नर्सेस की डिमांड है, पैरामेडिक्स की भी वैसे ही डिमांड है। ऑफ कोर्स हेल्थ सेक्टर में जैसे नर्सेस जरूरी है, पैरामेडिक्स भी जरूरी है। नर्सिंग अपना काम करेंगी, पैरामेडिक्स अपना काम करेंगी, तो पैरेलली जाता है चीजें। तो जैसे नर्सेस की डिमांड है, पैरामेडिक्स की भी वैसे ही डिमांड रहेगी। तो जैसे मैंने कहा, ये वेबसाइट पे जाके अगर आपको और भी नर्सिंग और पैरामेडिकल के बारे में जानना चाहते हैं, और भी हम इसका एडमिशन प्रोसेस, इसके डिटेल्स में और भी, अगर इसके एग्जाम सीईटी जैसे हमने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहा था, और भी डिटेली और कुछ चीजें भी आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगा नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। तो डिप्लोमा के लिए आप www.upsmfac.organization इसमें आप जा सकते हैं, और डिग्री के लिए www.abvmuup.edu.in इसमें जा सकते हैं। मैं इसलिए वेबसाइट को पढ़ रही हूँ क्योंकि कुछ लोग स्लाइड को मतलब विजुअलाइजेशन नहीं हो पा रहा होगा, एटलीस्ट जो सुन रहे हैं बिल्कुल उनके लिए। और साथ में डॉक्टर नीतू, हम इसको हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप से उसको थ्रू भी इसको हम शेयर कर देंगे आज, ताकि जो लोग अगर मिस कर पा रहे हैं तो उसको देख सकते हैं। ये वेबसाइट पे जाके आपको डिप्लोमा के डिग्री के नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के रिलेटेड और भी जानकारी आप ले सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड है तो। ऑफ कोर्स मैं ये आशा करती हूँ कि इस सेशन के बाद तो काफी लोगों को इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं बेनिफिट, इसलिए। तो ये दोनों वेबसाइट आप याद रखिएगा, और इस वेबसाइट में जरूर जाके आप नर्सिंग और पैरामेडिकल के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। और एक और जरूरी बात भी मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी, जैसे कि अभी एक मिशन लॉन्च हुई थी 8 अक्टूबर में इसी साल। उस मिशन का नाम है मिशन निरामया। तो मिशन निरामया लॉन्च हुई है। ये जो मिशन निरामया का मेन एम ये है कि हमारे सीएम जी का ये विजन था कि नर्सिंग यूपी में अच्छा क्वालिटी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की ट्रेनिंग हो, अच्छा नर्सेस निकले यूपी से। तो उसी विजन को हम आगे लेते हुए मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने ये मिशन निरामया का ऑर्गेनाइज किया था, फॉर्मुलेट किया था। तो इसी मिशन निरामया के अंतर्गत कई सारे कंपोनेंट्स है, उसमें खास करके नर्सिंग कॉलेजेस को फोकस करके है, और इसमें ये भी है कि नर्सेस के लिए काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी निकले। इस मिशन निरामया के अंतर्गत ऑलरेडी हम लोग 3,000 प्लस नर्सेस को ऑलरेडी अपॉइंट कर चुके हैं अक्रॉस द स्टेट में। जैसे कि एग्जांपल ले तो केजीएमयू में या तो अदर गवर्नमेंट ऑफ यूपी एरिया में नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स में ऑलरेडी ये ले चुकी है। लेकिन आगे एनएचएम 7,000 नर्सेस की वैकेंसी निकाली है अभी, सीएचओ 4,000 की वैकेंसीज निकाली है अभी, ये मैं अभी की बात कर रही हूँ।
और आगे भी ये सब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज इस मिशन निरामया के अंतर्गत और भी कई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाएंगे, ऐसा सीएम साहब का विजन है हमारे यूपी के लिए। तो मैं ये बच्चों को कहना चाहूंगी कि हमारे सीएम साहब भी काफी इंटरेस्टेड है नर्सिंग और पैरामेडिकल डिपार्टमेंट को लेके, और कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं आगे के लिए। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि डॉक्टर नीतू की अभी के गोइंग फॉरवर्ड ये एक शुरुआत है कि आगे डिमांड आने वाले सालों में नर्सिंग की ओर बढ़ती ही जाएगी। जिस तरह अभी वायरल डिजीजेस, बाकी डिजीजेस जिस तरह से एक उसमें बढ़ोतरी हो रही है, आई एम श्योर कि ये जो डिमांड है नर्सिंग एज अ करियर की, वो आगे बढ़ेगी, और जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको टेकअप करेंगे उनके पास एक से कई गुना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी करियर पिक करने की। जी जी, थैंक यू। ओके, सो जैसा कि अभी हमने बातचीत करी, डॉक्टर नीतू ने हम लोग को पूरा इस नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के ऊपर एक बेहद ओरिएंटेशन दिया। आई एम श्योर जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इंटरेस्टेड है नर्सिंग और पैरामेडिक्स से, उनको काफी इसको जान करके एक अवेयरनेस हुई होगी, उनको ये क्लैरिटी हुई होगी कि किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल है, किस तरह के जॉब रिक्वायरमेंट्स है इस प्रोफेशन में। तो गोइंग फॉरवर्ड हम लोग एक्सक्यूज मी, गोइंग फॉरवर्ड हम लोग इस पे एक वीडियो भी शेयर करेंगे। अभी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऋषित जी से, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि वो जो हम लोग का ये पंख पोर्टल है, उस पे अगर हम नर्सिंग के कॉलेजेस एंड ऑल को सर्च करें तो किस तरह हम कर सकते हैं। ऋषित जी। यार रवि जी, थैंक यू। सो बच्चों, जैसे कि अभी मैम ने आपको बताया है स्कोप के में, पूरा एलिजिबिलिटी के बारे में, कोर्स ड्यूरेशन के बारे में, कि किस तरीके से हम नर्सिंग में, पैरामेडिकल साइंसेज में कई सारे करियर्स को चूज कर सकते हैं। सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जो पंख पोर्टल आप लोग यूज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट करियर ऑप्शंस को देखने के लिए, मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम पर्टिकुलरली हमारे जो आज का हमारा सेशन है नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेस, इसे हम कैसे देख सकते हैं। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। यस ऋषित, इट इज विजिबल। या तो जैसे कि आपको पता है uppunk.in हमारा यूआरएल है। जैसे ही आप इसे डालते हैं आपको ये पेज खुलता है। आप प्रवेश पे क्लिक करते हैं, जो प्रवेश एक व्हाइट कलर का लिखा हुआ है ब्लू बॉक्स में सेंटर में, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही आप प्रवेश करते हैं आपके पास एक लॉगिन पेज खुलता है, जहाँ पे आप अपने क्रेडेंशियल्स डालते हैं। आप सबको पता है आपका जो एनरोलमेंट आईडी है या बोर्ड नंबर जिसे बोलते हैं, वो आपका लॉगिन आईडी है। पासवर्ड सबके लिए 123456 है। सो मैं यहाँ पे एक सैंपल लॉगिन आईडी डालता हूँ। पासवर्ड 123456 ही है, और लॉगिन करे पे हम क्लिक करेंगे तो हम इस पोर्टल पे लॉगिन कर पाएंगे। तो आप देख रहे हो ना, सबसे पहले जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एक स्कॉलरशिप का पॉपअप आ गया है। यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप। सो जो बच्चे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे 12th के बाद बीकॉम, बीबीए या बीए जैसे कोर्सेज करना चाहते हैं, वो इस स्कॉलरशिप को भी देख सकते हैं। और इस तरीके के पॉपअप हमारे बदलते रहेंगे, और मेनली यहाँ पे स्कॉलरशिप से रिलेटेड हम जानकारी देते रहेंगे। आप ओके पे क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा। एंड जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, आपको ट्रेनिंग्स में भी बताया जा रहा है, आप करियर्स को देखने के लिए आप जो ये सर्च वाला टैब है ना, इस पे जाएंगे। जैसे ही आप इस पे जाते हैं आपको करियर नजर आते हैं, राइट। जैसे आपको आज स्पेसिफिक एजेंडा है आपके पास कि आपको करना क्या है। आपको पता है कि आपको जाके देखना है कि नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेस में क्या क्या करियर है। तो आप जैसे ही करियर पे जाएंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे जहां पे करियर लिखा है, तो आपका ये करियर वाला पेज खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे तो रैंडमली बहुत सारे करियर्स के बारे में दिया गया है, लेकिन आपको तो स्पेसिफिक करियर्स के बारे में देखना है आज। तो आप कैसे देखेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे कि जैसे मैडम ने भी बताया था अभी, कि इसमें भी आपका डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्सेज है, राइट। 2 इयर्स का डिप्लोमा है, 4 इयर्स का डिग्री कोर्सेज है।
अंडर ग्रेड लेवल पे भी है, पोस्ट ग्रेड लेवल पे भी है। इसका मतलब बीएससी भी नर्सिंग में है, एमएससी भी नर्सिंग में है। तो क्योंकि आप सब स्कूल के बच्चे हो, तो आपको अभी ये डिसाइड करना है कि आप 2 साल का कोर्स करना चाहते हैं, 4 साल का कोर्स करना चाहते हैं, या और कोई शॉर्ट टर्म कोर्स है वो करना चाहते हैं। तो ये सब देखने के लिए आप यहाँ देखेंगे। तो अगर आपको पता है कि आपको डिग्री देखना है तो आप प्रोफेशनल पे क्लिक करेंगे। अगर आपको पता है वोकेशनल ही देखना है तो आप वोकेशनल पे क्लिक करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको अभी दोनों ही देखने हैं, फिर आप डिसाइड करेंगे, तो आप दोनों पे क्लिक करेंगे। तो प्रोफेशनल वोकेशनल पे आपने सिलेक्ट कर दिया तो सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, डिग्रीज के भी, डिप्लोमा के भी। नीचे आप देखोगे तीसरे नंबर पे करियर्स में आपको आ रहा है अलाइड एंड पैरामेडिकल साइंसेज। तो आप इस पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको अलाइड एंड पैरामेडिकल साइंसेज से रिलेटेड करियर्स के बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। जो ऊपर एक राइट में बटन दिया हुआ है ब्लू बॉक्स में, जिसपे लिखा हुआ है अप्लाई, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये जो फिल्टर्स आपने लगाए हैं ये लग जाएंगे और इंफॉर्मेशन फिल्टर होके आपको पेज पे दिख जाएगी। तो मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको कई करियर ऑप्शंस नजर आ गए हैं। जैसे मैडम भी अभी आपको बता रही थी पिछले 1 घंटे से कि लोगों को लगता है कि नर्स का क्या काम है। लाइक सबसे पहला तो मिथ यही है कि नर्स मतलब एक फीमेल होगी, राइट। तो मैडम ने उस मिथ को बस्ट किया। फिर मैडम ने ये बताया कि 4 साल क्या करते हैं वो लोग। बहुत लोगों को लगता है कि इंजेक्शन ही तो लगाना है। तो इस तरीके से बेसिकली एक जो पैरामेडिकल साइंसेज की प्रोफेशनल्स होते हैं या नर्सेज होते हैं, इनका जो इंटरेक्शन होता है, जो उनकी बातचीत होती है पेशेंट के साथ एंड बेनिफिशियरी के साथ, मतलब जिससे आपको बेसिकली ये सब कर क्यों रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं लोगों को अच्छी हेल्थ मिले। तो उनके साथ जो उनका बातचीत होती है, जो इंटरेक्शन होता है, वो डॉक्टर से कहीं ज्यादा होता है। तो आप देख रहे होगे जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया आपको कई सारे प्रोफेशंस दिख गए। पहला है पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट, आप नीचे देखते जाइए, ऑडियोलॉजिस्ट। तो इस तरीके से नीचे आप जैसे बढ़ते जाएंगे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते जाएंगे इस पर्टिकुलर करियर में जाने के बाद। तो ये चीज आप बाद में डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या बनना है। आपको मैंने पहले भी दिखाया है, कई ट्रेनिंग में दिखाया गया है कि इनके अंदर क्या है। मैं क्विकली आज भी बता देता हूं। जैसे कि अगर आपको लगता है कि मुझे पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में और जानना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उनके बारे में आपको जानकारी आ जाएगी। यहाँ पे इसे आप हिंदी में सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि 1 सेकेंड, यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल गई है पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में। क्या क्या जानकारी मिलेगी? सबसे पहले ये करियर क्या है वो आपको बताया जाएगा। इस करियर में प्रवेश करने के क्या रास्ते हैं, जैसे अभी मैम ने भी बताया था कि क्या ड्यूरेशन रहता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है करने के लिए। तो वो आपको रास्ते नजर आएंगे, आपको दिख रहे होंगे नीचे ये बटन्स। इन बटन्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपका वो रास्ते जो पाथवे हैं वो बदलते रहेंगे। तो आप देख रहे हो पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए आपको 5 रास्ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप नीचे देखेंगे आपकी इनकम क्या हो सकती है, आपकी मासिक आय क्या होगी, उसका फॉरकास्ट है। आपका कितना खर्चा आएगा इसे करने के लिए, इसकी क्या भविष्य में संभावनाएं हैं, क्या क्या स्पेशलाइजेशन होते हैं इसमें, आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, राइट। उसके बाद कॉलेजेस कहाँ हैं, एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से हैं, स्कॉलरशिप है तो कौन कौन से अवेलेबल हैं। जिन लोगों ने इस फील्ड में एक अच्छा नाम कमाया है, सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनके बारे में दिया गया है सो दैट आप उनकी जर्नी के बारे में पढ़ पाए। क्या स्पेशल एबल्ड जो बच्चे हैं हमारे, दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए ये करियर सुटेबल है या नहीं, उसको दिया गया है। फ्यूचर में कैसे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, किस तरीके की करियर प्रोफाइल होगी, किस तरीके का काम आप करेंगे, आपका दिन कैसा होगा, आपको क्या क्या दक्षताएं चाहिए, क्या क्या आपकी स्किल सेट होना चाहिए यहाँ आने के लिए, इंटरेस्ट होना चाहिए क्या यहाँ आने के लिए। जैसे मैडम ने भी बताया कि सबसे पहले तो आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए दूसरों को हेल्प करने के लिए। जो अगर वो भावना अगर आपके अंदर नहीं होगी तो आप बहुत अच्छे नर्स या बहुत अच्छे पैरामेडिकल प्रोफेशनल नहीं बन पाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये पूरी जानकारी दी गई है। मैंने बहुत ही क्विकली आपको इसलिए दिखाया क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप जब आज
इसके बारे में पढ़ें। अगर बहुत ज्यादा जानना है तो आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, uppunk.in का, और पैरामेडिकल साइंसेज एंड नर्सिंग को देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो मैडम ने अभी और 2 वेबसाइट दिखाई हैं जो आपके स्पेसिफिक यूपी के लिए ही बनाई गई हैं, जहां पे आपको यूपी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, डेट्स मिल जाएंगी, और कॉलेजेस मिल जाएंगे, बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी, आप उससे भी यूज कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर पोर्टल को आप इसलिए यूज करिए जिससे कि आपको एक बहुत अच्छे से सारी जानकारी एक जगह मिल जाए। बट मैं आपको एनकरेज करूंगा, जो मैडम ने वेबसाइट बताई है जो आपको व्हाट्सएप पे शेयर की जाएंगी, उन्हें आप अपने यूपी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए, कल को जो बच्चे डिसाइड करते हैं हाँ ठीक है मुझे एग्जाम देना है या मुझे एंटर करना है, तो वहां पे आपको बहुत ही सही इंफॉर्मेशन और अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, स्पेशली फॉर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेस। इसके साथ साथ एक लास्ट चीज ये है कि यहाँ पे आज स्पेसिफिक ये वेबिनार जो मैम ने किया है आप लोगों के लिए, वो उन बच्चों के लिए किया है जो या तो बॉर्डर लाइन पे हैं, जो सोच रहे थे यहाँ पे जाना चाहते हैं, जानकारी नहीं थी, या उन बच्चों के लिए किया है जिन्हें इस एरिया के बारे में, इस करियर के बारे में कुछ भी नहीं पता था और आज उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई है आगे बढ़ने के लिए। इसी तरीके से हम और भी स्ट्रीम में बहुत सारे वेबिनार्स करेंगे। तो जो बच्चों का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है जाने का या उनका स्किल सेट नहीं मैच करता, वो ये ना सोचे कि मेरे लिए क्या है, आप लोगों के लिए भी ऐसे ही और सारे वेबिनार्स होंगे। इसके साथ साथ एक मैसेज और है कि जो भी आपने मेरी पंख डायरी बनाई है उस डायरी का इस्तेमाल करिए। जो बच्चे पैरामेडिकल साइंसेज नर्सिंग में जाना चाहते हैं, आज आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है, वेबसाइट्स के नाम दिए गए हैं, उन वेबसाइट का नाम, पंख का तो आपको पता है, वो मेरी पंख डायरी है तो आपको पता है कि पंख का यूआरएल क्या है, लेकिन जो दो यूआरएल, जो 2 वेबसाइट और मैम आज बता रही हैं, उन वेबसाइट्स को भी आप उस पंख डायरी में लिखो, जिससे कि आगे आप उसके बारे में और जानकारी ले पाए। इसी के साथ रवि जी, हम मेरी तरफ से यही है। अगर आपको स्पेसिफिक कोई और क्वेश्चन है, आई कैन आंसर दैट। Okay. नहीं, thank you so much, ऋषित जी, thank you so much, because it always helps कि बच्चे जो हैं उसको इस पोर्टल की इंफॉर्मेशन को और ज्यादा से ज्यादा एक्सेस करें। एंड गुड, आपने जो पॉइंट आउट किया, अभी हम और डॉक्टर नीतू भी यही बात कर रहे थे कि इट इज इम्पोर्टेंट कि बच्चे जो हैं इस पैरामेडिकल और नर्सिंग की डोमेन को लेकर के इस पोर्टल को एक्सेस करें। और हम लोग ये फाइंड आउट करें, जैसे बच्चों हमने पहले भी बात की थी कि इस सेशन से रेफरेंस में जो भी करियर्स है, जैसे अभी नर्सिंग का हमने देखा, अलाइड एंड पैरामेडिकल्स का भी ऋषित जी ने आपको बताया, तो आप पोर्टल को यूज करके एटलीस्ट ऐसे 3 अलाइड करियर्स को एक्सप्लोर करें जो आपने इससे पहले सुने भी नहीं थे। आज की जो बातचीत हुई है, मैम ने शेयर किया है आपके साथ, आप उसको ध्यान रखते हुए इस पोर्टल को यूज करते हुए एटलीस्ट ऐसे 3 करियर्स को आप चिन्हित करें, उनकी बारे में इंफॉर्मेशन और गैदर करें, उन कौन से कॉलेजेस हैं जहां पे ये प्रोवाइड होते हैं और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या आपका वहां पे फीस है, इसको आप एक्सप्लोर करके अपनी पंख डायरी में जरूर लिखें। सो थैंक यू ऋषि जी फॉर टेकिंग अस थ्रू। एंड नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टास्क, जो कि डॉक्टर नीतू हमारे साथ शेयर करेंगी बच्चों के लिए। जो अगेन जैसा हमने बोला कि मेरी पंख डायरी है बच्चों, वो आपका अपना रिसोर्स है। आपसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं आपके करियर के बारे में, वो आपकी पंख डायरी में आप दर्ज करेंगे। और ये डायरी, यकीन मानिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप पलटेंगे तो आपको उस पलटने में बहुत ज्यादा और क्लैरिटी मिलेगी जितना आपको अभी लिखने में मिल रही है। सो नीतू जी, ओवर टू यू। क्या वो टास्क है जो आप बच्चों को देना चाहेंगे इस नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के रेफरेंस में, ताकि वो पंख डायरी में मैं चाहूंगी स्टूडेंट्स कि आप जो है आपके अपनी एरिया के आसपास जो नर्सेस काम करते हैं, वो चाहे रूरल एरिया में हो या अर्बन एरिया में हो, जो आपके नजदीकी में नर्सेस जो अवेलेबल है उनको अप्रोच करें और उनसे बात करें और उन्होंने नर्सिंग क्यों ज्वाइन किया, कब ज्वाइन किया और उनकी नर्सिंग करियर में उनकी एक्सपीरियंस क्या है। ये 3 चीजें मैं चाहूंगी कि आप उनसे, नर्सेस से बातें करके आप अपनी डायरी में लिखें। बहुत अच्छा सुझाव है। मुझे लगता है कि इससे बच्चों को एक जैसा आप लाइव उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आपके एक्सपीरियंसेस को जानने का मौका मिला,
उसी तरह बच्चे जब इस तरह रीच आउट करेंगे आपके अपने आसपास की जो नर्स है उनसे, तो एक बहुत ही रिच एंगेजमेंट उनको होगा। और साथ में मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर नीतू की, एक उनकी लाइफ में जो नर्स है, अ डे इन द लाइफ ऑफ अ नर्स, उनका एक दिन कैसे जाता है ये वो जरूर पूछे नर्स से, और उसको दर्ज करे अपनी पंग डायरी में कि उनके एक्सपीरियंस क्या रहते हैं, वो सुबह कब से लेकर के शाम को कब तक ड्यूटी पे रहते हैं, ड्यूटी के बाद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और जैसा आपने बताया कि काम सिर्फ पेशेंट्स के साथ ये नहीं होता है कि वहां पे उनको इंजेक्शन देना, दवाई देना, बल्कि कई बार ये भी होता है कि उन पेशेंट्स के जो परिवार जन है उनको किस तरह से आप गाइड कर रहे हैं, हौसला बांध रहे हैं जहाँ पे जरूरत है। तो ये बातें भी मुझे लगता है निकल के आएंगी जब हमारे बच्चे नर्सेस से बातचीत करेंगे। तो प्लीज आप इन चीजों को दर्ज करें और ये भी नोट करें कि किस तरह की दक्षता, जैसे आज डॉक्टर नीतू ने बताया, टीम बिल्डिंग, कई सारी भाषाएं को जानना, एक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होना, साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होना, तो और क्या दक्षताएं हैं जो आपको समझ आता है नर्स से बात करके, ये उनकी लाइफ में ये दक्षताएं वो उपयोग में ला रहे हैं। सो आई थिंक सो एक ये टास्क है आपके लिए, छोटा सा बट बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क है। हम उम्मीद करेंगे कि टीचर्स फैसिलिटेट करें कि बच्चे इसको करें, और मे बी नेक्स्ट वीक हम देखना चाहेंगे कि बच्चों ने किस तरह ये एक्टिविटी करी और उसकी पेन डायरी में उन लोगों ने उसको दर्ज किया, उनके कुछ एक्सपीरियंसेस ग्रुप में अगर शेयर हो तो बहुत यूजफुल रहेंगे। मैं देख पा रहा हूँ ऋषि जी का हाथ है। ऋषि जी, यू रेज योर हैंड, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे प्लीज? हाँ, बस मुझे ना एक प्रश्न था मैम से, हाँ जी। उस पे उनके थॉट्स जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि यूपी में जो हमारे ऑनरेबल सीएम हैं उन्होंने काफी एंकरेज किया है और मिशन निर्माया स्टार्ट किया है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ बच्चों के लिए कि पहला ये कि जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स में इंस्टीट्यूट होंगे जो बच्चों के प्रॉक्सिमिटी में होंगे, उन्हें स्ट्रेंथन करने के लिए भी कुछ किया जा रहा है, पहली चीज। दूसरा ये कि किसी तरीके का जो छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप है स्पेसिफिकली इन कोर्सेज के लिए, अगर उसके लिए कोई इनिशिएटिव लिया गया है, उसके बारे में अगर आप बता सकें। जी, जैसे कि मैंने बताया, मिशन निरामिया के अंतर्गत जो हमारे स्टेट में जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनको स्ट्रेंथनिंग के लिए और स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए भी काफी कंपोनेंट्स है, काफी स्टेप्स है, काफी एक्टिविटीज है जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं। और रहा स्कॉलरशिप के लिए, वो भी अवेलेबल है, और जो लिंक हमने दिया है उसमें भी पूरा डिटेल मिल जाएंगे स्कॉलरशिप के भी। तो बच्चे स्कॉलरशिप रिलेटेड जो भी जानकारी लेना चाहते हैं उस लिंक से जाके स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी लेके अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर नीतू। और साथ में मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि ये जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन अभी डॉक्टर नीतू ने हमारे साथ शेयर करी है वो हम सब तक शेयर करेंगे, जिसमें कि वो लिंक्स होंगे, साथ में वो वीडियोस के लिंक होंगे जो कि आप देख सकते हैं। मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को वो वीडियोस शेयर करें, उनको एक बार दिखाएं, और साथ में ही हम कुछ और डिटेल्स शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप से जो कि बच्चों के लिए यूजफुल है, जैसे कि हम हमेशा करते हैं बच्चों के लिए रिसोर्सेज शेयर। वी विल बी शेयरिंग दैट टुडे विद ऑल ऑफ यू। इसी के साथ मैं आज का ये सेशन को क्लोज करता हूं, और थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, सारे हमारे बच्चों को और हमारे टीचर्स को जिन्होंने इंश्योर किया कि हमारे बच्चे जुड़ पाए, और आपके जो डाउट्स हैं हमें उम्मीद है वो क्लैरिफाई हुए होंगे, और ये जो टास्क है जब बच्चे ये करेंगे उनको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इन दोनों टास्क जो हमारी पोर्टल को एक्सेस करके हमने दिया है, कोर्सेज को फाइंड करना, और 3 कोर्सेज को एटलीस्ट फाइंड करना, और दूसरा टास्क जो मैम ने डॉक्टर नीतू ने बताया है कि एक्सपीरियंस एक नर्स जो भी आपके विसिनिटी में है उनसे बातचीत करना, और क्यों उन्होंने प्रोफेशन चूज किया, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, और उनका एक दिनचर्या किस तरह रहता है उसके बारे में जानना, और इस अपनी पंग डायरी में दर्ज करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू राजेश जी, अभिषेक जी, ऋतु जी, शिप्रा जी एंड ऋषित जी।